शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यूपी टेट का तो फ़िलहाल कोई ऐसा एग्ज़ाम्स नहीं जाता है जिसमें अवस्थाओं से लेकर कोई भी क्वेश्चन ना पूछा जाए। उसको पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अवस्थाओं से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, रीट हो, एस टेट हो, एमपी टेट हो, सी टेट हो, कोई सा भी हो। उसमें ये जो अवस्थाएं हैं, बाल विकास की अवस्थाएं हैं, इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम्स हुआ हो जिसमें इस अवस्थाओं से क्वेश्चन ना आया हो, वरना हर एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी बात ये है कि जो अवस्थाओं के उपनाम होते हैं, जो अवस्थाओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो वही है, क्योंकि जो अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, जो पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनमें जो परसेंटेज अगर देखी जाए तो उपनाम के परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब उपनाम जो हैं सबसे अधिक पूछे गए हैं। तो आज के वीडियो में हम अवस्थाओं को जानेंगे, उनके उपनाम जानेंगे और अवस्थाएं कैसी, जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं वो देखेंगे। और भी जो अवस्थाएं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था ये होती हैं, ये पढ़ेंगे। और इनके अंदर भी जिनको डिवाइड किया गया है वो पढ़ेंगे, या जीन पियाजे ने किन नामों से इन अवस्थाओं को जाना, उन्होंने कितने वर्षों में बांटा हुआ है, क्या है, वो सारी चीज़ें ओवरऑल आज के वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो पॉइंट हैं इसके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ओवरऑल एक ही वीडियो में अवस्थाओं से सारा आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, एक ही वीडियो से। आई एम श्योर कि आपने ये वीडियो अगर देख लिया तो अवस्थाओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि जो हमने संवेग और मूल प्रवृत्तियाँ पढ़ी थी पहले, तो उसमें जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं, 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं, मैक्डूगल ने दी हैं, उनके साथ उन्होंने 14 संवेगों को भी जोड़ा है। तो जो संवेग होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ये भी आप थोड़ा सा जान लें कि संवेग 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव संवेग और नेगेटिव संवेग, जिसको हिंदी में कहते हैं राग और द्वेष। यानी पॉजिटिव जो संवेग होते हैं उनको राग कहते हैं, और जो नेगेटिव वो संवेग होते हैं उनको द्वेष कहते हैं। जो पॉजिटिव यानी राग जो संवेग होते हैं उनके अंतर्गत आते हैं संवेग सम्मान, श्रद्धा, भक्ति, मित्रता, आसक्ति, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, दया, अभिमान या गर्व। ये सभी चीज़ें पॉजिटिव में आती हैं, यानी राग जो संवेग होता है उनमें आती हैं। और जो द्वेष कहा जाता है यानी कि निगेटिव, उसमें आता है भय, घृणा, कायरता, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, अधिकार। ये सभी चीज़ें आती हैं द्वेष के अंतर्गत यानी निगेटिव के अंतर्गत। और ये भारतीय दर्शन के अनुसार है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें कि जो भारतीय दर्शन होता है, मतलब भारतीय दर्शन के अनुसार संवेगों को 2 भागों में बांटा गया है, राग और द्वेष, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव में जो बताई है मैंने वो पॉजिटिव में है, जो सेकंड द्वेष में यानी नेगेटिव में जो बताई हैं उसको भी ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है कभी इस तरह से पूछा जाए कि राग जो संवेग होता है उसके अंतर्गत आने वाला संवेग है। 4 ऑप्शन दिए जाए आपको, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। तो इसलिए आपको ये डिवाइडेशन भी याद रखना है कि राग के अंतर्गत कौन से आते हैं, द्वेष के अंतर्गत कौन से आते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। जो राग होता है यानी जो पॉजिटिव संवेग होते हैं उनके अंतर्गत आते हैं सम्मान, श्रद्धा, भक्ति, मित्रता, आसक्ति, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, दया और अभिमान। ये सभी चीज़ें आती हैं राग में यानी पॉजिटिव में। और द्वेष यानी निगेटिव में जो आते हैं वो है भय, घृणा, कायरता, क्रोध, ईर्ष्या, जलन और अधिकार। ये सभी चीज़ें आती हैं निगेटिव के अंतर्गत यानी द्वेष के अंतर्गत। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जो मैक्डूगल के 14 मूल प्रवृत्तियों और संवेग का जो वीडियो पहले है उसमें भी मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन उसमें हो सकता है क्योंकि वो टॉपिक ही थोड़ा अलग था इसलिए उसमें ये चीज़ नहीं, लेकिन आज मुझे ध्यान आ गया तो मैंने सोचा बता दूँ, वरना इसके लिए अलग से क्या वीडियो इतना सा बनाऊँ, कुछ सेकंड्स का ही बनेगा। तो इसलिए इस वीडियो में मैंने वो बता दिया, आप वहाँ पे जो है इसको नोट कर लें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विभिन्न अवस्थाएँ या बाल विकास की अवस्थाएँ कहें इसको, और उसके उपनाम देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बिंदु, जो अवस्थाएं हैं उनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट बिंदु जो पॉइंट हैं वो पहले पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपने ये महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लिए, ये जान लिए, तो आपका अवस्थाओं से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न कभी नहीं रहेगा।
और इस PDF को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अवस्थाओं से रिलेटेड होती हैं, बहुत सारी। जब हम उनको अलग अलग पढ़ते हैं तभी कन्फ्यूज़न रहता है। अब हम सारी चीज़ों को जब एक जगह पढ़ेंगे तब हम उनमें अंतर कर पाएंगे और हमारा जो है कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। इसलिए सारी चीज़ों को, जो अवस्थाओं से रिलेटेड जितनी भी जो अवस्थाओं की एज होती है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ आती है, सब एक जगह एक वीडियो में दी हैं ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो सके। जैसे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी पेशी क्या होती है, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है सभी को। क्यों कन्फ्यूज़न रहता है? क्योंकि हम चीज़ों को अलग अलग पढ़ते हैं। जब हम उनको एक साथ पढ़ेंगे तभी हमारा कन्फ्यूज़न दूर होगा। और आज की वीडियो में सभी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिलेंगी। तो चलिए, सबसे पहला जो बिंदु है हमारा वो देखें। क्या होता है कि क्वेश्चन पूछने का जो भाषा शैली होती है उसी से हम एग्ज़ाम्स में कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। देखें, अगर नेता बनने की इच्छा पूछी जाए, किस अवस्था में नेता बनने की इच्छा होती है, तो वो बाल्यावस्था में होती है। लेकिन नेतृत्व का विकास अगर पूछा जाए तो किशोरावस्था में होता है। तो अब आप अगर यहाँ पर नेता बनने की इच्छा किस अवस्था में होती है ऐसा पूछा जाता है, तो आप क्या सोचेंगे कि नेतृत्व का विकास हमने पढ़ा था किशोरावस्था में, और आप किशोरावस्था कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। नेता बनने की इच्छा बाल्यावस्था में और नेतृत्व का विकास किशोरावस्था में, ये ध्यान रखें। नेता बनने की इच्छा बाल्यावस्था में, क्यों? क्योंकि जो टोली, समूह, दल, इनकी जो भावना पाई जाती है वो बाल्यावस्था में ही पाई जाती है। तो जब बाल्यावस्था में दल, समूह, टोली, इनकी जो अवस्था कही जाती है, तो बाल्यावस्था में ये होता है कि हम इस टोली का या इस दल का हम जो है नेता बने। ये चीज़ें बाल्यावस्था में होती हैं। तो नेता बनने की इच्छा जो है बाल्यावस्था में, और नेतृत्व का विकास किशोरावस्था में। नेतृत्व करना और नेता बनने की इच्छा दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए इसको जो है एक साथ इसलिए लिखा ताकि आप इसका अंतर समझ पाएँ, गलत ना कर दे आप। नेता बनने की इच्छा पूछी जाए किस अवस्था में है, तो वो बाल्यावस्था में है। नेतृत्व का विकास जो है वो किशोरावस्था में होता है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखें, शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों में बुद्धि का विकास तीव्र गति से होता है, परंतु अधिकतम किशोरावस्था में होता है और बाल्यावस्था में धीमा हो जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाता है बुद्धि का विकास जो है सबसे अधिक किस अवस्था में होता है, या बुद्धि का विकास अधिकतम किस अवस्था में होता है, या तीव्र गति से, सबसे तीव्र गति से विकास जो है बुद्धि का वो किस अवस्था में होता है, तो शैशवावस्था, किशोरावस्था, क्योंकि दोनों में ही बुद्धि का विकास तीव्र गति से होता है। लेकिन अधिकतम की अगर बात करें तो किशोरावस्था में होता है। बुद्धि का विकास की बात हो रही है, यहाँ पर ये नहीं बात हो रही है कि किस में जैसे शैशवावस्था में जो तीव्र गति से काम करती है बुद्धि, जो बच्चे का माइंड है, बुद्धि है, वो सबसे तीव्र गति से काम कब करती है, अगर ये पूछा जाता है तब आप करेंगे शैशवावस्था। लेकिन यहाँ पर बुद्धि के विकास की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा होता है किशोरावस्था में, होता है शैशवावस्था में और किशोरावस्था दोनों में होता है। इसीलिए यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सभी लोग शैशवावस्था करते हैं, जबकि शैशवावस्था, किशोरावस्था दोनों में होता है बुद्धि का विकास तीव्र गति से, लेकिन अधिकतम अगर पूछा जाए तो किशोरावस्था में होता है, ये ध्यान रखें। और बाल्यावस्था में कैसा हो जाता है, धीमा हो जाता है, इसलिए बाल्यावस्था कभी भी टिक ना करें। ऑप्शन में बाल्यावस्था हो तो बिल्कुल भी टिक ना करें। बाल्यावस्था में बुद्धि का विकास धीमा हो जाता है और धीमा होना भी ज़रूरी है। जब बुद्धि का विकास बाल्यावस्था में धीमा होता है तभी और चीज़ों का विकास तेज़ी से होता है, और वो अपने आप को जो है एक मेंटेन रखने के लिए ये चीज़ होती है कि बाल्यावस्था में बुद्धि का विकास धीमा हो जाता है, ये ध्यान रखें। अधिकतम कब होता है, किशोरावस्था में होता है, इसलिए ये वाला पॉइंट जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शैशवावस्था को कोरी स्लेट जिसे तबुला रासा कहा जाता है, किसने कहा है, जॉन लॉक ने कहा है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को देने का मतलब ये है कि आप ये ध्यान रखें, शैशवावस्था को जो कोरी स्लेट कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, तबुला रासा कहते हैं, और किसने कहा, ये जॉन लॉक ने कहा है। शैशवावस्था को कोरी स्लेट जिसे तबुला रासा कहा जाता है, और ये किसने कहा है, जॉन लॉक ने कहा है, ये ध्यान रखें। फिर देखें, चिंतन के से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। यूपी टेट के किसी एग्ज़ाम्स में, बहुत सारे पीछे जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उन्हें पूछा गया है चिंतन को लेकर कि अतार्किक चिंतन जो है, मान लीजिए ये वाला है, अतार्किक चिंतन किस अवस्था में होता है, और सारी अवस्थाएं दे देते हैं। तो ध्यान रखें, शैशवावस्था में अतार्किक चिंतन होता है, क्योंकि शैशवावस्था जो होती है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसमें बच्चा तर्क वितर्क नहीं कर सकता।
थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान लगाएं पेडागोजी में तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। शैशवावस्था में क्या बच्चा तर्क वितर्क कर सकता है? नहीं कर सकता है, इसलिए शैशवावस्था में अतार्किक चिंतन, ठीक है। फिर बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन, मूर्त मतलब जो चीज़ें प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं उनके बारे में चिंतन ही बाल्यावस्था में होता है। बाल्यावस्था में अमूर्त चिंतन नहीं हो सकता। बाल्यावस्था में बच्चे चिंतन उसी चीज़ का करते हैं जो चीज़ें उन्हें दिखाई देती हैं, जो चीज़ें दिख रही हैं वो उन्हीं के बारे में क्वेश्चन करते हैं, ये क्या है वो क्या है, मतलब सारी चीज़ें जो चीज़ उनको दिख रही है, प्रत्यक्ष दिख रही है, उसके बारे में ही वो चिंतन करते हैं, ना कि जो है ही नहीं, फ्यूचर में जो है नहीं उसके बारे में चिंतन बाल्यावस्था में नहीं होता। वो होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन होता है, जो नहीं भी होता है उसके बारे में भी सोचते रहते हैं, किशोरावस्था में होता है ये अमूर्त चिंतन। तो शैशवावस्था में अतार्किक चिंतन, क्योंकि शैशवावस्था में तर्क वितर्क नहीं कर सकता बच्चा, इसलिए अतार्किक चिंतन। बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन, क्योंकि प्रत्यक्ष चीज़ें जो दिखाई देती हैं यानी मूर्त हैं जो चीज़ें, उन्हीं का चिंतन होता है बाल्यावस्था में। और किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन होता है, तो ये भी आप ध्यान रखें इसको। फिर देखें चिंतन प्रारंभ होने की अवस्था कौन सी है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो वो है बाल्यावस्था, क्योंकि शैशवावस्था में तो अतार्किक है ना, तो वहाँ पर कोई चिंतन का ऐसा, शैशवावस्था में बच्चे चिंता क्या करेगा। तो चिंतन प्रारंभ होने की अवस्था कब होती है? बाल्यावस्था में होती है। शैशवावस्था कभी नहीं करना है, बाल्यावस्था जो है चिंतन प्रारंभ होने की अवस्था होती है। फिर देखें जो मेन चीज़ें हैं, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष मानी जाती है। इसके 2 भाग हैं, मतलब जो मेन शैशवावस्था वो होती है 0 से 2 वर्ष, और उसके बाद होती है पूर्व बाल्यकाल जो कि 3 से 6 माना जाता है। देखें आप, शैशवावस्था 0 से 2, अगर ऑप्शन इस तरह के हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तब आप 0 से 6 करेंगे शैशवावस्था। यहाँ से चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें कि अगर ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या मूर्त संक्रियात्मक इस तरह के ऑप्शन नहीं हैं, तब आप शैशवावस्था 0 से 6 देखेंगे ऑप्शन जो भी होंगे। लेकिन अगर उसमें पूर्व बाल्यावस्था, मूर्त संक्रियात्मक इस तरह के ऑप्शन दिए हैं, तब आप शैशवावस्था 0 से 2 मानेंगे। और उसके बाद जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो 3 से 6, और इसे खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु, अगर ऑप्शन में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था इस तरह के ऑप्शन है तब तो आप शैशवावस्था टिक कर दें। लेकिन अगर पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या मूर्त संक्रियात्मक इस तरह के दिए हुए हैं, तब आप 3 से 6 वाली जो एज होती है उसको आप खिलौनों की आयु करें, क्योंकि 0 से 2 वर्ष में बच्चा खिलौने नहीं खेलता। तो 3 से 6 वर्ष की जो आयु होती है वो खिलौनों की आयु कही जाती है, और जिसको कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, और पूर्व बाल्यावस्था होती है 3 से 6 वर्ष की अवस्था, और इसे ही खिलौनों की आयु कहते हैं, और इसे ही प्राक संप्रायात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखें कि अगर ऑप्शन में प्राक संप्रायात्मक लिखा तो समझ लीजिए ये 3 से 6 वर्ष वाली अवस्था है, तो खिलौनों की आयु इसे ही कहा जाता है। तो ये ध्यान रखें। फिर देखिए उत्तर बाल्यावस्था कितने वर्ष होती है? उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक की होती है, यानी जिसको बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था जो है 7 से 12 वर्ष मानी जाती है, तो उसे ही उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, और ये जो है 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। ये तो सभी को पता है। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली जो बात है वो पूर्व बाल्यावस्था है, और प्राक संप्रायात्मक अवस्था भी इसको कहते हैं, और यही खिलौनों की आयु होती है जो कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। फिर देखें जीन पियाजे द्वारा, ये तो जो अवस्थाएं ऊपर आपने पढ़ी ये तो कॉमन थी, ठीक है, कॉमन थी। जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया, उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास की भी 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो जो जीन पियाजे ने अवस्थाएं बताई हैं वो देखें आप, संवेदी पेशीय, जिसको संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, और सेंसोरी मोटर अवस्था भी कहते हैं इसको, संवेदी पेशीय को। तो अगर संवेदी पेशी आता है, संवेदी प्रेरक अवस्था आता है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था आती है, या सेंसोरी मोटर अवस्था आती है, तो वो करेंगे आप 0 से 2 वर्ष की अवस्था। यानी कि जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा शैशवावस्था, जिसको 2 भागों में बांटा गया था। जो शैशवावस्था, मेन शैशवावस्था वो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। तो यही में कहने के बस भाषा अलग है, वर्ड अलग हैं, बाकी जो डिवाइडेशन है एज का वो वही है सब में। तो जो वहाँ पे शैशवावस्था ऊपर आपने पढ़ी तो वो यहाँ पर इन नामों से जानी जाती है, आप देखें ये सब। और जो ये है 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, ये ध्यान रखें। फिर देखें वहाँ पर जो पूर्व बाल्यावस्था हमने पढ़ी थी वो यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष की अवस्था है।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। यहाँ पर 2 से 6 भी दिया हो सकता है ऑप्शन में, ठीक है। जो बाल्यावस्था की एज होती है समझ लीजिए वो, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जैसे कि वहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था हमने पढ़ी थी 3 से 6, तो यहाँ पर भी वो 2 से 7 दी हुई है, क्योंकि इन्होंने 0 से 2 तो यही हो गई, तो यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए, लेकिन इनकी अवस्थाएं इसी तरह की हैं। मतलब 2 ख़त्म हुआ तो 3 का जो स्टार्टिंग है ये समझ लीजिए आप कि ये 2 से 7 जो है ये 3 की स्टार्टिंग है, और 7 जो है ये समझ लीजिए 6 का जो है 6 वर्ष का एंड है, इसलिए इन्होंने 2 से 7। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो है आपको 3 से 6 भी दे सकते हैं, तो ये इसको ध्यान रखें कि 3 से 6 भी हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन में एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो ये हो गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको जो कॉमन जो अवस्थाएं हमने पढ़ी हैं उनमें जो है पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। फिर देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर संक्रियात्मक का के नीचे रा होगी, वो कीपैड से वो लिख नहीं पा रहा था, हिंदी ठीक से टाइप नहीं हो पा रही थी, इसलिए ऐसा लिखा है, का के नीचे रा होगी, ठीक है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था, यानी कि जो बाल्यावस्था की अवस्था होती है वो यहाँ पर है। जो बाल्यावस्था की अवस्था होती है 7 से 12 वही इसमें है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष जीन पियाजे ने दी है। फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि जो किशोरावस्था होती है, और इसको ध्यान दें कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, और जो कि 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक रहती है, यानी जो किशोरावस्था होती है वही है। ये नाम अलग अलग हैं, जीन पियाजे ने नाम अलग दिए हैं, बाकी है सारी चीज़ें वही, बस नाम अलग हैं। तो आप बस इसको इतना ध्यान रखें कि आपको इसको किस तरह से, अब देखिए आप ये जो हो गई आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बस समझने की बात है। संवेदी पेशी, संवेदी प्रेरक, इंद्रिय जनित कामक अवस्था, ये सभी जो हैं क्या कहलाती हैं, ये सभी जो शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा था 0 से 2 वाला, ये वही है, ठीक है, बस नाम अलग है। तो आप इसको बस इस तरह से ध्यान रखें। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, जो हमने ऊपर कॉमन अवस्थाएं पढ़ी हैं उनमें जो पूर्व बाल्यावस्था पढ़ी है 3 से 6 वर्ष तक, ये भी वही है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष यहाँ पर ऑप्शन में एग्जाम्स में 3 से 6 भी दे सकते हैं, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि बाल्यावस्था होती है वही है ये भी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, यहाँ पर एग्जाम्स में 7 से 12 वर्ष भी दे सकते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये किशोरावस्था ही है, इसको बस नाम अलग दिया है जीन पियाजे ने, तो ये हो गई 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें पता होना चाहिए। एक और ये देखें नार्सिज्म, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नार्सिज्म जो होता है किसको कहते हैं, नार्सिज्म, नार्सिज्म जो होता है वह स्वप्रेम की अवस्था, यानी नार्सिज्म का मतलब क्या होता है, स्वप्रेम यानी स्वमोह, यानी खुद से मोह होना, खुद का मोह होना, या खुद से मोह होना, खुद से प्रेम होना, उसको कहते हैं नार्सिज्म। और नार्सिज्म वाला ये ध्यान रखें, इसको इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। तो नार्सिज्म जो है स्वप्रेम की अवस्था यानी स्वमोह की अवस्था कौन सी मानी जाती है, तो सबसे अधिक नार्सिज्म जो होता है वह शैशवावस्था में होता है। इस शब्द का प्रयोग किसने किया, सबसे पहले सिगमंड फ्रायड ने किया, ये भी आप ध्यान रखें। नार्सिज्म का अर्थ क्या है अगर पूछा जाता है तो स्वप्रेम, ठीक है, यानी स्वमोह जिसको, और इसकी अवस्था पूछी जाए तो शैशवावस्था होती है, यानी शैशवावस्था में खुद से प्रेम करता है बच्चा, उसको किसी की चिंता नहीं होती है। तो नार्सिज्म जो अवस्था कही जाती है वो शैशवावस्था बोली जाती है। और नार्सिज्म शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था, सिगमंड फ्रायड ने किया था, ये आप ध्यान रखें। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु जिसको कहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये देख लिए तो समझ लीजिए आपकी सारी परेशानी हल हो गई, कन्फ्यूज़न आपका सारा दूर हो जाएगा अवस्थाओं से लेकर जो है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली लोगों को अवस्थाओं में कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए ये सारे पॉइंट अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए, तो आपका अवस्थाओं से रिलेटेड सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। अब देखते हैं अवस्थाओं के उपनाम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप कोई सभी टेट का एग्ज़ाम देखें या उसका पेपर उठाकर देखें तो इनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछ रहे जाते हैं। पूछने का कोई भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो शैशवावस्था को किन किन नामों से जाना जाता है, ये देखें। सीखने का आदर्श काल किसको माना जाता है, शैशवावस्था को। आदर्श काल सीखने का क्यों माना जाता है, क्योंकि बच्चा सबसे तेज़ी से सीखता है शैशवावस्था में।
सबसे ज़्यादा चीज़ों को पूरी लाइफ में जो बच्चा है वो पूरी लाइफ में सबसे ज़्यादा चीज़ों को और सबसे जल्दी सीखता है शैशवावस्था में, इसलिए सीखने का आदर्श काल माना जाता है शैशवावस्था को। दूसरा देखिए, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी शैशवावस्था को कहा जाता है। भावी जीवन की आधारशिला यह भी शैशवावस्था को माना जाता है, क्योंकि यहाँ से तो हम समझ ही सकते हैं कि भावी जीवन की आधारशिला यानी नींव जो होगी वह शैशवावस्था ही तो होगी। शैशवावस्था में हम जितना ज़्यादा बच्चे को सिखा देंगे, जो सिखा देंगे नैतिक चीज़ें या जो भी, वही उसकी आधार होता है, वही इसकी नींव बनती है। फ्यूचर में वो किस तरह का बनेगा बच्चा, ये तय किया जा सकता है उसके शैशवावस्था में। इसलिए भावी जीवन की आधारशिला क्या है? शैशवावस्था। क्षणिक संवेग की अवस्था शैशवावस्था। क्यों? क्षणिक संवेग का क्या मतलब होता है? क्षणिक यानी कुछ टाइम के लिए, वो पल में रोने लगता है, पल में ही खेलने लगता है, तो क्षणिक संवेग की अवस्था क्या होती है? शैशवावस्था। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, ये तो सभी को पता है, शैशवावस्था में ही बच्चा सुनकर देखकर सीखता है, तो ये अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था भी शैशवावस्था है। समुचित संवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल जो है ये भी शैशवावस्था है। खिलौनों की आयु, देखिए ऊपर अभी हमने पढ़ा, खिलौनों की आयु शैशवावस्था, और शैशवावस्था में भी जो 3 से 6 वर्ष वाली एज है उसको मानते हैं खिलौनों की आयु। लेकिन अगर ऑप्शन में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था इस तरह के ऑप्शन दिए हैं तब आप शैशवावस्था करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था इस तरह के दिए हुए हैं ऑप्शन, तब आप उसमें पूर्व बाल्यावस्था करेंगे, खिलौनों की आयु, ठीक है, जो कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, ये सारे उपनाम हैं शैशवावस्था के। अब देखिए बाल्यावस्था के उपनाम क्या क्या हैं। अनोखा काल किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा जाता है। प्राथमिक विद्यालय की आयु यानी प्रारंभिक विद्यालय की आयु, ये भी बाल्यावस्था को कहा जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था जो होती है यानी कि जो 6 वर्ष से जो 6-7 से जो स्टार्ट होती है उसी में बच्चे का एडमिशन होता है, यानी प्रारंभिक विद्यालय की आयु जो है वो बाल्यावस्था है। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। ध्यान रखें, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, इसी को बाल्यावस्था भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखें, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। निर्माण काल यानी भावी जीवन की सफलता और असफलता की नींव का काल निर्माण काल है। अभी हमने ऊपर जो पढ़ा है वो भी आधारशिला पढ़ा है, वो आधारशिला, लेकिन यहाँ पर सफलता और असफलता की बात हो रही है, क्योंकि शैशवावस्था में जो बच्चे को सिखाया जाता है उसमें हमारा जो सोच होती है वो सफलता या असफलता के लिए नहीं सिखाया जाता, उनका फ्यूचर अच्छा हो, वो किस तरह का बनेंगे आगे, तो उनका जो आधार होता है, जो नींव होती है, उसको मजबूत किया जाता है, तो इसलिए वो आधारशिला हो गई। लेकिन सफलता और असफलता की बात तो उसके बाल्यकाल से या बाल्यावस्था जो होती है, यानी जब उसका एडमिशन हो जाता है वहाँ से स्टार्ट होती है, इसलिए ये हो गई बाल्यावस्था की अवस्था, ठीक है, यानी बाल्यावस्था का उपनाम हो गया। फिर देखें टोली, दल, समूह की आयु कौन सी होती है? बाल्यावस्था में ही टोली बनाने की, दल, समूह बनाने की जो है प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था में। फिर देखिए मिथ्या परिपक्वता का काल, ये भी किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को। यहाँ पर आप बिल्कुल भी किशोरावस्था ना कर दें, ध्यान रखें, मिथ्या परिपक्वता का काल जो है ये बाल्यावस्था होती। क्यों? बच्चे होते तो छोटे हैं पर वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, मिथ्या, ठीक है, बहुत बड़ा समझने लगते हैं, ये बाल्यावस्था में ऐसा होता है। तो बाल्यावस्था में मिथ्या परिपक्वता का काल किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को। खेल की आयु, यहाँ पर ध्यान दें, खिलौनों की आयु और खेल की आयु दोनों में डिफरेंट है। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था है, लेकिन खेल की आयु बाल्यावस्था है, ठीक है, खेलना और खिलौने दोनों में अलग है, दोनों डिफरेंट हैं। खिलौनों की आयु शैशवावस्था में जो पूर्व बाल्यावस्था है वो है, और खेल की आयु है बाल्यावस्था, इसको ध्यान रखें। प्रतिद्वंदात्मक, ठीक है, यानी कंपटीशन, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसको कहा जाता है? ये भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। और मूर्त चिंतन की अवस्था, जैसे कि ऊपर अभी आपने पढ़ा, मूर्त चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था होती है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष चीज़ों को देखकर ही चिंतन करता है बाल्यावस्था में, यानी जो चीज़ें सामने उसको दिखाई दे रही हैं, जो चीज़ें सामने दिख रही हैं उसको, उसी का चिंतन करता है, यानी मूर्त चिंतन की अवस्था है बाल्यावस्था। अब देखें किशोरावस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था, यानी को जो चीज़ें दिख भी नहीं रही हैं उनका चिंतन किस में होता है? किशोरावस्था में। अप्रत्यक्ष चीज़ों का चिंतन जिसको बोलें, तो अमूर्त चिंतन की अवस्था किशोरावस्था। जीवन का कठिन काल भी किशोरावस्था को कहा जाता है। समस्याओं की अवस्था भी किशोरावस्था को कहा जाता है। ये आप उपनाम अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम्स में, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें, आप याद करें। दल भक्ति की अवस्था,
दल भक्ति की, यहाँ पर देखें दल समूह जो है वो बाल्यावस्था में, लेकिन दल भक्ति की जो अवस्था है वो किशोरावस्था। वीर पूजा की अवस्था भी किशोरावस्था। वीर पूजा का मतलब ये है कि किसी को आदर्श मानना, ठीक है, कि हाँ मुझे इनके जैसा बनना है, किसी को आदर्श अपना मानना, ये चीज़ें होती हैं किशोरावस्था में, ठीक है। तो वीर पूजा की अवस्था किशोरावस्था। वीर पूजा का मतलब है किसी को अपना आदर्श मानना, ठीक है। इसको नायक पूजा भी कह सकते हैं, हीरो वर्शिप भी कह सकते हैं, ठीक है। वीर पूजा की अवस्था जो भावना होती है वो किशोरावस्था में। तो अटपटी व उलझन की अवस्था ये भी किशोरावस्था। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था किशोरावस्था। स्वर्णकाल भी किशोरावस्था। वसंत ऋतु भी किशोरावस्था को कहते हैं। फिर देखें सामाजिक स्वीकृति की अवस्था किशोरावस्था। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता की अवस्था भी किशोरावस्था है। दबाव एवं तनाव की अवस्था। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। तार्किक चिंतन की अवस्था। तार्किक चिंतन की अवस्था यहाँ पर ध्यान दें, ये भी किशोरावस्था है। और आत्मसम्मान व आत्मस्वीकृति की अवस्था भी किसको कहते हैं? किशोरावस्था। संघर्ष व तूफान की अवस्था किशोरावस्था है ये भी। और अस्थिरता का काल, अस्थिरता का काल जो है ये भी किशोरावस्था। संक्रांति का काल, संक्रमण काल की अवस्था, ये सभी जो हैं किशोरावस्था के हैं। कुछ चीज़ें तो आप देखकर भी उपनाम, कुछ चीज़ें जो हैं कुछ उपनाम आप देखकर भी समझ सकते हैं कि जो कौन से काल की होंगी, कौन सी अवस्था की हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो आप नहीं समझ सकते वो आप देख लीजिए। सुनहरी अवस्था, इसको भी आप समझ ही सकते हैं, सुनहरी अवस्था ये भी किशोरावस्था। और एज ऑफ ब्यूटी ये भी किसको कहते हैं? किशोरावस्था को कहते हैं। तो ये आज की वीडियो में हमने कुछ उपनाम पढ़े और कुछ नहीं, बल्कि सभी हैं इसमें, सभी आ गए हैं। शायद ही कभी कोई छूटा हो, अगर छूटा भी होगा तो वो आ नहीं सकता एग्ज़ाम्स में क्योंकि इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, और आएगा भी तो आप उसको देखकर समझ सकते हैं। लेकिन कुछ जो इम्पॉर्टेंट थे जिनमें कन्फ्यूज़न रहता है वो सभी चीज़ें आपकी आज की वीडियो में दे दी गई हैं। तो ये सभी उपनाम हैं। और जो ऊपर आपने पॉइंट पढ़े हैं इसको बस बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपने ये पॉइंट, ये महत्वपूर्ण बिंदु याद रख लिए तो समझ लीजिए आपका जो है सारा कन्फ्यूज़न जो है अवस्थाओं से रिलेटेड दूर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।